जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। धन विथ अनुज ऑफिशियल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं फिर से आपके लिए 20 अति महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न लेकर के हाजिर हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? लोक लेखा समिति प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहलाती है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। प्राक्कलन समिति का अन्य नाम आकलन समिति है। आकलन समिति है। यह समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा दिए गए लेखा परीक्षण संबंधी वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करती है। दूसरा प्रश्न है, किसका अध्ययन एवं मूल्यांकन करने के लिए विजय केलकर समिति का गठन किया गया था? सार्वजनिक निजी भागीदारी का अध्ययन एवं मूल्यांकन करने के लिए विजय केलकर समिति का गठन किया जाता है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। इसका गठन 2003 में किया गया था। इसने वित्त मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट नवंबर 2015 में सौंपी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हरिपुरा अधिवेशन 91वां कांग्रेस अधिवेशन था। यह 1938 में हरिपुरा में आयोजित हुआ, जो कि गुजरात में पड़ता है। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। अगले वर्ष ही 1939 में फिर से त्रिपुरी अधिवेशन होता है। त्रिपुरी अधिवेशन होता है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित पट्टाभी सीतारामैया को हरा करके दोबारा कांग्रेस की अध्यक्षता हासिल की थी। 1939 में यह फिर से जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। एक मंदी के दौरान क्या होगा? एक मंदी के दौरान दोस्तों क्षमता में कम उपयोग होगा। किसी क्षमता, वहाँ की जो क्षमता होगी उसका कम उपयोग होगा। जब वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में निरंतर गिरावट हो रही हो और सकल घरेलू उत्पाद कम से कम 3 महीने में डाउन ग्रोथ में हो जाए, तो इस स्थिति को हम लोग मंदी कहते हैं। और मंदी के समय कोई भी वस्तु अपनी क्षमता से कम उपयोग में होती है। ऑप्शन आपका बी सी वाला सही होगा कि एक मंदी के दौरान वहाँ क्षमता से कम उपयोग होना शुरू हो जाएगा। वायु की अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म के ईंधन फलस्वरूप कौन सी गैस उत्पन्न होती है? यदि वायु की अपर्याप्त मात्रा होगी और जीवाश्म ईंधन का दहन किया जाएगा तो कौन सी गैस निकलेगी? तो ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन सी सही होगा। जीवाश्म ईंधनों के दहन के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, जो वायु प्रदूषण के साथ साथ पृथ्वी के तापमान को भी बढ़ाने में जिम्मेदार कारक है। शैवाल पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित में से किस स्तर में आता है? शैवाल पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात इको सिस्टम के किस भाग में आता है, किस स्तर पर आता है? विघटन करने वाला होता है, विनाशक होता है, उत्पादक होता है या उपभोक्ता होता है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, इकोसिस्टम एक ऐसी इकाई होती है, या पारिस्थितिकी तंत्र एक ऐसी इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अपने अजैविक पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करते हैं और एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में मुख्यतः दो प्रकार के ही दो चीज़ों को ही शामिल किया जाता है, जिसमें उत्पादक होते हैं और उपभोक्ता होते हैं। तो पहले तो दो ऑप्शन आपके कट गए, इसका मतलब ए और बी नहीं होगा। उत्पादक और उपभोक्ता ही बचे हैं। और जो शैवाल होता है ये इकोसिस्टम के उत्पादक श्रेणी में आता है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कंप्यूटर में HTTP का विस्तारित रूप क्या होता है? तो यह तो बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन आपका बी वाला होगा। इसके द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है। सिग्नोइड कोलन किसका भाग होता है? सिग्नोइड कोलन बड़ी आंत का भाग होता है। इसकी लंबाई लगभग लेंथ जो होती है 35 से 45 सेंटीमीटर होती है। इसका कार्य क्या होता है? तो ये शरीर में अपशिष्ट पदार्थों और गैस को बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति दोस्तों या वाइट रिवॉल्यूशन, जिसे हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं, ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं, इसका संबंध दुग्ध उत्पादन से है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। इसकी शुरुआत नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड
जिसे शॉर्ट में NDDB भी कहते हैं, 1970 में की थी। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन हैं। डॉक्टर वर्गीस कुरियन हैं। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, जिसे हम ऑपरेशन फ्लड या व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। इसकी शुरुआत 1970 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने की थी। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन माने जाते हैं। प्रसिद्ध जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात का अन्य नाम दोस्तों है महात्मा गांधी जलप्रपात या गारसोप्पा जलप्रपात। महात्मा गांधी या गारसोप्पा जलप्रपात। गारसोप्पा जलप्रपात यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। यह दोस्तों 253 मीटर की ऊंचाई से एक गहरी खाई में गिरता है, तो वहाँ से इसकी 4 धाराएं निकलती हैं। 4 धाराएं निकलती हैं, जिनमें से है राजा, रोरर, रॉकेट और रानी। रानी को हम अन्य नाम से जानते हैं, एक ला डेम बलासे। ला डेम बलासे। जोग जलप्रपात, जिसे हम महात्मा गांधी या गारसोप्पा जलप्रपात के नाम से जानते हैं, यहाँ का जो पानी है 200 मीटर की ऊंचाई से एक गहरी खाई में गिरता है, और जब धारा गिरती है तो 4 धाराओं में परिवर्तित हो जाती है। उन धाराओं में एक धारा निकलती है राजा, एक रोरर, रॉकेट और रानी। रानी का अन्य नाम है ला डेम बलासे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। 11वां प्रश्न है, जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा दोस्तों एन है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। जापान को सूर्योदय का देश भी कहते हैं। सूर्योदय का देश भी कहा जाता है, या सुकुमार फूलों का देश भी कहते हैं। सुकुमार फूलों का देश भी कहा जाता है। इसका एक अन्य नाम है पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन। जापान को सूर्योदय का देश, सुकुमार फूलों का देश और पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन भी कहा जाता है। डॉलर आपकी जानते होंगे कई देशों में चलती है, लेकिन एशिया में खास करके मैं सिंगापुर के बारे में बताना चाहूँगा। बाकी तो आप लोग जानते होंगे, सिंगापुर याद रखिएगा, मान लीजिए आ जाता है। रनमिनबी आपकी चाइना की करेंसी है, चीन की करेंसी है, चीनी करेंसी है। और इसके अतिरिक्त यदि रनमिनबी ना हो तो युआन आप लगा सकते हैं। युआन भी चीन के बारे में पूछा जाता है। और यूरो दोस्तों, यह यूरोपीय संघ के 27 देशों, जो यूरोपीय संघ के EU है, उनमें 27 देशों से में 20 देशों की एक आधिकारिक मुद्रा है। यह एक यूरोजोन का निर्माण करती है। यूरोजोन का निर्माण करती है। 20 देश जो हैं इन यूरो में अपने जो है व्यापार का संचालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जब गेंद ऊपर फेंकी जाती है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित नहीं होता है? जब कोई गेंद ऊपर की ओर फेंका जाए तो उसका पथ परवलयाकार हो जाता है। ऐसी स्थिति में इस गेंद की जो गति और स्थितिज ऊर्जा तथा दूरी, ये तीनों परिवर्तित होती हैं, किंतु त्वरण आपका अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। त्वरण अपरिवर्तित रहेगा। इस त्वरण का मान हमेशा जो है गुरुत्वीय त्वरण के बराबर ही होगा, स्मॉल g के बराबर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मूल्यह्रास जो होता है, डेप्रिसिएशन जो होता है, वह किसकी टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है? तो दोस्तों यह एनुअल कंपनसेशन है पूंजीगत वस्तुओं का। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। पूंजीगत वस्तुएं वे होती हैं जो किसी औद्योगिक उत्पादन में लगी होती हैं। जैसे सहयोगी मशीनें ले लीजिए, जो जिन मशीनों से बड़े बड़े उत्पादन होते हैं, और इन मशीनों में यदि जो है टूट फूट आती है, किसी तरह की कमी आती है, किसी तरह का नुकसान होता है, तो उस नुकसान को भरने के लिए जो वार्षिक भत्ता दिया जाता है उसे हम लोग मूल्यह्रास कहते हैं। मूल्यह्रास किसकी टूटी फूटी वार्षिक भत्ता के लिए एक वार्षिक भत्ता है? तो पूंजीगत वस्तुओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्कैरियन इफेक्ट शब्द विज्ञान के किस कार्यात्मक क्षेत्र से संबंधित है? तो स्कैरियन इफेक्ट फिजिक्स सब्जेक्ट से संबंधित है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा।
15वां प्रश्न है दोस्तों, ग्लाइडर अपनी उड़ान के लिए निम्नलिखित में से किस ऊर्जा पर निर्भर होता है? तो ग्लाइडर अपनी उड़ान के लिए विंड एनर्जी पर अर्थात पवन ऊर्जा पर आधारित होता है। विंड एनर्जी पर या पवन ऊर्जा पर आधारित होता है। ग्लाइडर बिना इंजन के अपनी जो उठी सतहें होती हैं उनकी सहायता से हवा की गतिशीलता से ऊर्जा ग्रहण कर उड़ने वाला एक वायुयान है। इसकी ऊर्जा का स्रोत पवन ऊर्जा होता है। ऑप्शन आपका बी वाला सही, सी वाला सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्पादकता को प्रभावित नहीं करता है? तो आप लोग जानते हैं प्रकृति में जो प्रकृति से प्राप्त वस्तुएं हैं, जो प्रकृति में मौजूद हैं, उनसे हम लोग भौतिक वस्तुओं का निर्माण करते हैं, भौतिक वस्तुओं का सृजन करते हैं, और वही सृजन जो है क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। जैसे मान लीजिए जो प्रकृति से हमें क्या मिलता है, प्रकृति में हमें भूमि शामिल होती है, श्रम होता है, लागत पदार्थ होते हैं। जब इनसे जो है भूमि में हम लोग लागत पदार्थ लगा करके श्रम करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्रोडक्ट प्राप्त होगा, और प्रोडक्ट को जब हम बेचेंगे तो उसका उत्पादकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उत्पादन के बाद प्राप्त धन से उससे कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब है कि कह रहा है कि कारक उत्पादकता को प्रभावित नहीं करता है। कौन सा कारक? अगर आप जो है जब वस्तु उत्पादित ही हो गई है तो उसका बाद में प्राप्त धन से कोई मतलब नहीं है। जब हम किसी भी चीज़ को उत्पादन के लिए प्रयोग करते हैं, चाहे वो भूमि हो, श्रम हो या लागत हो, तो ये चीज़ें उस उत्पादन की वस्तु को प्रभावित करती हैं। तो ऑप्शन जो है आपका ए वाला सही होगा कि उत्पादन के बाद प्राप्त धन कारक उत्पादकता को प्रभावित नहीं करता है। कहने का मतलब उत्पादकता को प्रभावित न करने वाला जो कारक है वह बाद में प्राप्त धन है। मानव शरीर की नाड़ियों या तंत्रिकाओं का अध्ययन तथा उपचार निम्न में से किस विज्ञान के अंतर्गत होता है? तो न्यूरोलॉजी के अंतर्गत नाड़ियों या तंत्रिकाओं का अध्ययन तथा उपचार का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। ओडोंटोग्राफी होती है दोस्तों दांतों का अध्ययन से संबंधित चिकित्सा विज्ञान। दांतों का अध्ययन से संबंधित एक चिकित्सा विज्ञान है। ऑर्निथोलॉजी होती है पक्षियों से संबंधित विज्ञान। पक्षियों से संबंधित विज्ञान। ऑस्टियोलॉजी दोस्तों प्राणी विज्ञान की शाखा होती है जिसमें हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। हड्डियों का अध्ययन करते हैं। न्यूरोलॉजी नाड़ियों तंत्रिकाओं का अध्ययन और उपचार करने वाली शाखा है। ओडोंटोलॉजी दांतों का अध्ययन करने वाली एक चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। और ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के विज्ञान से संबंधित है। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन से संबंधित है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज दोस्तों एडवर्ड जेनर ने की थी। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। क्रिश्चियन बर्नार्ड को हृदय का पहला जो प्रतिस्थापन किया था उन्होंने, इसके लिए जानते हैं फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के लिए जानते हैं, प्रथम हृदय प्रतिस्थापन के लिए जाना जाता है। लुई पास्चर ने दोस्तों रेबीज वैक्सीन की खोज की थी, रेबीज रोधी टीके की या रेबीज वैक्सीन की। लैनेक जो है ये स्टेथोस्कोप के आविष्कारक हैं। स्टेथोस्कोप के आविष्कारक हैं। एडवर्ड जेनर मैंने बताया टीके की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं। विभाजन दिवस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये हमारे देश का जब विभाजन हुआ था उस दौरान बहुत सारे लोग पाकिस्तान से यहाँ आए और पाकिस्तान से उधर गए थे, तो उसमें बहुत जन और माल की हानि हुई थी। बहुत सारे लोग उसमें जो है लोग घर से अपनों से बिछड़ गए, बहुत सारे लोगों ने जान गंवाई थी। इस संबंध में मोदी जी ने 2021 में इसे मनाने की बात कही थी, तब से यह मनाया जाने लगा। तो 14 अगस्त ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन आपका बी वाला। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है जो कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, उन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है। 27 सितंबर को दोस्तों विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस।
शरणार्थी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। केंद्रीय ईंधन ऊर्जा संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय ईंधन ऊर्जा संस्थान दोस्तों जलगोड़ा में स्थित है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। लखनऊ को लेकर के यदि आपसे एग्जाम में पूछता है औद्योगिक विश्वविज्ञान संस्थान या अनुसंधान, औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान आपका लखनऊ में स्थित है और नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान स्थित है। अहमदाबाद में आपका कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान स्थित है। एक बार मैं सबको फिर से पढ़ दे रहा हूँ। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा में स्थित है। लखनऊ में औद्योगिक विश्वविज्ञान संस्थान या अनुसंधान स्थित है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान है। अहमदाबाद में कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान स्थित है। दोस्तों ये आप लोग याद कर लीजिएगा 20 क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। इसी तरह के वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।